फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज आप लोग के सिलेबस में 5th चैप्टर है आईएफएस में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल सर्विसेज, और क्या फीचर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज दो सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के द्वारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दो टाइप्स के मेन होते हैं। पहला होता है फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज वो फाइनेंशियल सर्विसेज होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फंड्स और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज होता है जब कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब हमें कंसल्टेंसी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो होता है फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। फीचर्स क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज का? पहला है इंटेंजिबिलिटी, मतलब जो कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, देखने में नहीं मिलता है, हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे सर्विसेज को छू नहीं सकते हैं, पर वो सर्विसेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इन एक्सचेंज ऑफ कमीशन, एक्सेप्टिंग बिल्स मैनी केसेस। हमें इन्वेस्टर्स को रिस्क के बारे में बताना, हाईलाइट करना, कुछ बहुत सारी कंपनीज की क्या स्ट्रेंथ है, कुछ कंपनीज के वीकनेस क्या है, इनको बताना, इन्वेस्टर्स को अवेयर करना, ये भी तो है सर्विसेज प्रोवाइड किए, ये भी तो सर्विसेज हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये होते हैं इंटेंजिबल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सेकंड, नॉन कंजर्वेशन। आपको पता है कि प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस कम्युनिटीज़ जो कि स्टोर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, वैसा पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में। आप फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टोर करके रख सको। देयरफॉर कंज्यूमर्स को जब जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा फाइनेंशियल सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड, डायनामिज्म। जैसे जैसा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होते जा रहा है, जैसे जैसे डिमांड्स इंसान का बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से बदलते हुए प्रोवाइड किया जा रहा है। फोर्थ, रेंडरिंग टेलर मेड सर्विसेज। दीज सर्विसेज यूजुअली आर नॉट स्टैंडर्डाइज इन नेचर। दैट मीन्स कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज आज की डेट में प्रोवाइड किया जाता है वो नीड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज होता है। आपको जैसा फाइनेंशियल सर्विस का जरूरत है वैसा आपको प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमर बेस्ड सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज रियली कस्टमर बेस्ड सर्विसेज। दैट मीन्स कि आज के डेट में कस्टमर्स को जैसा नीड है, जैसा उनको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, उस हिसाब से कस्टमर बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट कि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस बढ़े। और इसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। 6 पॉइंट, रेंडरिंग प्रॉपर एडवाइस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस एक्विपमेंट्स को प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट कि वो राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट कर सकें। प्रमोटिंग इनोवेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करते हैं प्रॉपर रिसर्च वर्क, किस लिए? फॉर इनोवेटिंग कस्टमर ओरिएंटेड फाइनेंशियल सर्विसेज एट लो कॉस्ट। एंड 8th, कंट्रोल बाय वेरियस रूल्स। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सेबी के कंट्रोल में आता है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस। दैट्स वाई कुछ अनएथिकल कंडक्ट उनके द्वारा नहीं होता है। व्हाट डू मीन बाय फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज? फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में आता है, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज वो सर्विसेज होता है जो कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फंड्स। दैट मीन्स कि जब हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करती हैं हमारे लिए, वो होता है फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अंदर में क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल, फैक्टरिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, अंडर राइटिंग एट्सेट्रा। और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? जब स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, रेंडर किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। दैट मीन्स कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें प्रोफेशनल टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करती हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करती हैं बाय वे ऑफ दियर सर्विसेज, वो होता है फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट बैंकिंग, इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन, एक्विजिशन, मर्जर, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, ये कुछ सर्विसेज हैं जो फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंट बैंक सिंपल सा बात है, मर्चेंट बैंक वो होता है जो एक मिसिंग लिंक होता है किसी भी कंपनी के और इन्वेस्टर के बीच में। दैट मीन्स कि जो सप्लायर ऑफ कैपिटल और जो रिक्वायरर ऑफ कैपिटल है उनके बीच में जो मिसिंग लिंक है वो होता है मर्चेंट बैंक। मतलब आपको पैसा चाहिए और किसी को पैसा लगाना है, उन दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम करता है मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक स्पेशलाइज्ड बहुत सारे डिफरेंट एरा ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट सेक्टर को। ये फी बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर लाइक इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। कंपनी आईपीओ लेके आता है, या कई बार ब्रोकरेज रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, कई बार कॉर्पोरेट काउंसलिंग के भी सर्विसेज
प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंक के बीच में क्या डिफरेंसेस आते हैं? पहला, अ मर्चेंट बैंक इज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू कॉर्पोरेट सेक्टर एज रिगार्ड टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोजेक्ट अप्रेजल, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्चेंट बैंक क्या करता है, किस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जब कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं या प्रोजेक्ट अप्रेजल से रिलेटेड या कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है किसी भी कंपनी में, या दो कंपनीज के बीच में आपस में मर्जर या एक्विजिशन होता है, तो उस समय प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन रेंडर करना, ये काम होता है कमर्शियल बैंक्स का। मर्चेंट बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है मर्चेंट बैंक का फाइनेंशियल एडवाइस देना अपने क्लाइंट्स को और उनके एक्टिविटी और उनको नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना। कमर्शियल बैंक का क्या मेन फंक्शन होता है? सिंपल सा बात है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और लेंड करना मनी। मर्चेंट बैंक का इंगेजमेंट का बात आता है तो मर्चेंट बैंक इज इंगेज इन कैपिटल मार्केट। मर्चेंट बैंक इंगेज होते हैं कैपिटल मार्केट में एंड कमर्शियल बैंक इंगेज होते हैं मनी मार्केट में। दैट मीन्स मनी मार्केट में ऑपरेट करता है कमर्शियल बैंक एंड कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करता है मर्चेंट बैंक। क्लाइंट्स, जो मर्चेंट बैंक के जो क्लाइंट्स हैं, मर्चेंट बैंक के क्लाइंट्स सिलेक्टेड बिग इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट बिग हाउसेज हैं एंड कमर्शियल बैंक्स सबके लिए है। कमर्शियल बैंक जो होता है वो बिग और स्मॉल हर टाइप के बिजनेस हाउसेज के साथ डील करता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रोफेशनल एफिशिएंसी जो एम्प्लॉयज़ का होता है मर्चेंट बैंक के केस में बहुत ज़्यादा होता है, बट इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स नो सच प्रोफेशनल एफिशिएंसी इज नीडेड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम नीडेड होता है। कंट्रोल, मर्चेंट बैंक के केस में फंक्शन, मर्चेंट बैंक के केस में मर्चेंट बैंक रेगुलेटेड होता है सेबी के द्वारा एंड कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 7th पॉइंट, क्रेडिट क्रिएशन। मर्चेंट बैंक्स के केस में मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड एडवाइजरी फंक्शन बट कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फंक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। मर्चेंट बैंक्स आर मेनली कंसर्न विद होलसेल बैंकिंग सर्विसेज एंड कमर्शियल बैंक्स आर मेनली कंसर्न विद रिटेल बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शन और सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। क्या सर्विसेज मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड करता है? पहला, सर्विसेज एज ए कंसल्टेंट। मर्चेंट बैंकिंग जो होता है वो कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, मर्जर डीमर्जर एंड मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन। सेकंड पॉइंट, न्यू इशूज ऑपरेशन। मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है? प्राइमरी मार्केट में बहुत तरीके के आईपीओ जब आता है तो आईपीओ में हेल्प करता है मर्चेंट बैंकिंग। थर्ड, अंडरराइटिंग फंक्शन। सेबी के हेल्प से, दैट मीन्स कि सेबी अगर अलाउ करे तो मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो अंडरराइटिंग का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फोर्थ, हेल्प टू एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल मार्केट। मोर देन 2.5 डिकेड्स हो चुका है, 20 से 25 साल का कंट्रीब्यूशन रहा है मर्चेंट बैंकर्स का हमारे कैपिटल मार्केट में। दैट मीन्स कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल मार्केट में वो अनडिनाबल है। फंक्शन एज अ कोरिलेट। मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड्स फंक्शन एज अ कोरिलेट बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक का काम करता है मर्चेंट बैंक का। सिक्स्थ, ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि यूरो इशू या ग्लोबल लोन के फील्ड में भी आज के डेट में एक्सपेंड करते जा रहा है मर्चेंट बैंकर्स का कंट्रीब्यूशन। मनी इन्वेस्टमेंट। मनी इन्वेस्टमेंट में भी आज के डेट में सिर्फ एडवाइजरी सर्विस ही नहीं, इन्वेस्टमेंट के भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मर्चेंट बैंकिंग। हेल्प टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जो नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आप देखते हो, उनमें इन्वेस्ट करना, नए नए उनके लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करना, डिफरेंट राउंड्स ऑफ फंडिंग कराना, ये सारे काम भी मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन तो प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंकिंग एम्प्लॉयज़ थ्रू देयर प्रोफेशनल एफिशिएंसी। अलर्ट रिस्क टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को अलर्ट रिस्क प्रोवाइड करना थ्रू देयर प्रॉपर रिसर्च। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर्स को बताना है कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट पा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरीके के अवेयरनेस प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। पहला, न्यू इशू मैनेजमेंट। जब कोई भी कंपनी नया आईपीओ लेके आता है, उस सिचुएशन में लीड मैनेजर का काम करता है मर्चेंट बैंकर। और आज के डेट में सेबी ने डायरेक्ट बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आती है उस सिचुएशन में मर्चेंट बैंकर को आपको रखना ही होगा। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंकर रेंडर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बाय चार्जिंग सम फीस टू इट्स क्लाइंट। मर्चेंट बैंकर जो होता है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को कुछ फीस चार्ज करके। दैट मीन्स उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम भी, दैट मीन्स उनके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रेस्पेक्ट। मर्चेंट बैंक अपॉइंट्स प्रोफेशनल सर्विंग स्पेस
special skills and knowledge about the stock market so as to advise his clients to make investment in a prudent way. That means कि मर्चेंट बैंकर जो होता है, मर्चेंट बैंक्स जो होते हैं उनके पास में स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास में स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, जो उनके क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं सो दैट दे कैन मेक देयर इन्वेस्टमेंट्स इन अ प्रूडेंट वे. फोर्थ, प्रोजेक्ट अप्रेजल. अब मर्चेंट बैंक जो होता है वो अंडरटेक करता है ड्यू डिलिजेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट. दैट मीन्स मर्चेंट बैंक जो होता है वो प्रोजेक्ट्स, कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, वायबिलिटी क्या है प्रोजेक्ट का, इसको भी डिसाइड करता है मर्चेंट बैंक. कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, किसी भी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो या फिर मर्जर हो या एक्विजिशन हो, दो कंपनी आपस में मर्ज कर रहे हो, उनका कैपिटल बेस मर्ज कर रहा हो, या फिर दो कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहा हो, इन तरीके के सिचुएशंस में भी मर्चेंट बैंकिंग के सर्विसेज नीडेड होते हैं. वहाँ पे मर्चेंट बैंक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को. नेक्स्ट, अंडरराइटिंग. Merchant banks also act as underwriter and helps the corporate houses in raising their required capital from the primary market. अंडरराइटिंग का भी काम करता है मर्चेंट बैंक का. मर्चेंट बैंकर्स अंडरराइटर्स का काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को कि वो फंड्स रेज कर सकें. नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना चाहते हैं. स्ट्रेटजी के हिसाब से नए नए डिसीजंस लेना होता है, मर्जर करना है या नहीं करना है, एक्विजिशन करना है, एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है. इस तरीके जो भी डिसीजंस हैं कंपनी के या कॉर्पोरेट्स के, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंक्स. नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग कैपिटल मार्केट. मर्चेंट बैंक प्लेज एन एक्टिव रोल टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ हेल्थी कैपिटल मार्केट. It takes the responsibility for the new issue of companies, encouraging investors to invest in equities, helps investors take informed investment decisions. That means कि मर्चेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी कैपिटल मार्केट को इस्टेब्लिश करने में, क्रिएट करने में. नई कंपनीज का इशू आता है, नई कंपनीज का आईपीओ आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इन्वेस्टर्स को इंकरेज करने का काम करता है मर्चेंट बैंक, सो दैट कि इन्वेस्टर्स इंकरेज करें इक्विटी शेयर मार्केट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सेबी रेगुलेशंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स. पूछा गया है कि सेबी के क्या रेगुलेशंस हैं मर्चेंट बैंकर्स को लेके. रजिस्ट्रेशन विद द सेबी एप्लीकेटेड टू एक्ट एज अ मर्चेंट बैंकर. ये आपको पता ही होगा कि सेबी के साथ में सेबी के पास में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है किसी भी मर्चेंट बैंकर को. देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया. इंडिया में 4 कैटेगरी के मर्चेंट बैंकिंग होते हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर अप करेंगे. फिलहाल हम लोग देखते हैं कि क्या फंक्शंस हैं सेबी के. दैट मीन्स सेबी इवेलुएट्स फंक्शंस एंड अदर matters and grants the application. The matters considered by SEBI are follows. That means कि जब कोई भी मर्चेंट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन लेने जाता है तो उस समय में रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के पहले क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करता है सेबी. पहला, कॉर्पोरेट बॉडी. मर्चेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी अपने आप में होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी के अलावा. दैट मीन्स कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. मतलब ये क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉडी होना चाहिए, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए अपने आप में जो मर्चेंट बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, ऐसा एक कॉर्पोरेट बॉडी. ठीक है, दे कैन टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई टू फंक्शन एज ए प्राइमरी डीलर और सैटेलाइट डीलर. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर. All these organizations must have proper infrastructure for functioning. Infrastructure means enough office space, office equipment and efficient manpower. अगर कोई भी कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकिंग का सर्विसेज में आना चाहता है, मर्चेंट बैंकिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, उसके पास में अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑफिस स्पेस होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स होना चाहिए. थर्ड, एक्सपीरियंस एम्प्लॉई. उसके पास में एटलीस्ट 2 एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज होने चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हों एट द फंक्शन एज अ फॉर द फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग. चौथा, रिलेशन. आज एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द एप्लीकेंट दैट इज एन एसोसिएट सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनी डज नॉट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी. दैट मीन्स जो बंदा जो एप्लीकेशन डाल रहा है, जो कंपनी या कॉर्पोरेट जो एप्लीकेशन डाल रही है वो मर्चेंट बैंकिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है फ्यूचर में, उसका कोई भी रिलेटिव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
ऐसा ना हो जिसके पास में सेबी का रजिस्ट्रेशन हो। फिफ्थ, जो भी कॉर्पोरेट बॉडी सिक्योरिटीज मार्केट में एंटर करना चाहती है या मार्केट एज अ मर्चेंट बैंकर या जो मर्चेंट बैंक का सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, उसके अगेंस्ट में शेयर मार्केट में कोई भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नो पब्लिक लिटिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट देम। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, दी ऑर्गेनाइजेशंस विल प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एम्प्लॉय विल प्रोवाइड एक्सपीरियंस कंसल्टेशन रिगार्डिंग मनी लॉ एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट। और ये लिखित में देना होगा कॉर्पोरेट बॉडी को, हम मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में आ रहे हैं और हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज के हिसाब से कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी इन्हीं सारे मैटर्स को कंसिडर करने के बाद में सेबी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है। कितने कैटेगरीज होते हैं मर्चेंट बैंकर्स का? कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स के होते हैं। कैटेगरी 2 होते हैं, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 कौन होते हैं? कैटेगरी 1 वो लोग होते हैं जो कैरी ऑन करते हैं ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ इशूज सच एज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब कैटेगरी 1 में वो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो लोग कभी भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो उसका प्रॉस्पेक्टस बनाते हैं, या फिर किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं कि उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कितना इक्विटी, कितना डेट होना चाहिए, या जो मार्केट का सर्वे करते हैं, या जो कैपिटल मार्केट से फंड्स रेज करते हैं। कैटेगरी 1 के जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो और क्या कर सकते हैं? वो फंड्स रेज कर सकते हैं थ्रू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, वो अरेंज कर सकते हैं नए डील्स, वो एमलगमेशन का प्रोसेस में, एक्विजिशन के प्रोसेस में भी कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन सर्विस दे सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस भी दे सकते हैं। कैटेगरी 2 में कौन आता है? कैटेगरी 2 के जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो एडवाइज़र का काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं, को मैनेजर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 3 के जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो क्या सर्विसेज दे सकते हैं? दे कैन एक्ट एज अंडर राइटर, एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट टू एन इशू। एंड कैटेगरी 4 के जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? दे कैन ओनली एक्ट एज एन एडवाइज़र और कंसल्टेंट टू एन इशू। तो ये 4 कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? क्रेडिट रेटिंग इज द टेक्निक ऑफ क्रेडिट रेटिंग इवैल्यूएशन for the corporate debt instruments reflecting borrowers expected capability and inclination to pay interest and principal in a timely manner। क्रेडिट रेटिंग का सिंपल सा मतलब ये एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू क्रेडिट रिस्क का इवैल्यूएशन किया जाता है कि कोई भी कंपनी का क्रेडिबिलिटी कितना है, कोई भी कंपनी कितना सक्षम है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर पाने में। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग गाइड्स इन्वेस्टर्स अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनीज। क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है नॉर्मल इन्वेस्टर्स को कि वो किस कंपनी के डिवेंचर्स को परचेज करें, किस कंपनी में वो पैसा लगाएं, क्योंकि उनके पैसे के बदले में वो कंपनीज पे कर पाएंगी, पैसा वापस कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये क्रेडिट रेटिंग बताता है। प्रेजेंटली द फॉलोइंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेटेड। आज के डेट में 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट किया जाता है थ्रू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसमें रेटिंग किया जाता है हाईली रिस्की है या लो रिस्की या मॉडरेट रिस्की है, कैसा है। 3 इंस्ट्रूमेंट्स को किया जाता है, डिवेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स। 3 इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेडिट रेटिंग आज के डेट में किया जाता है। द एजेंसी असाइंस वेरियस ग्रेड्स और रेटिंग्स विच एनेबल द इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई द रिस्क लेवल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वेरियस ग्रेड्स प्रोवाइड करती हैं, वेरियस ग्रेड्स प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस लेवल का रिस्क एसोसिएटेड है उसके इन्वेस्टमेंट के साथ में। नेक्स्ट आते हैं ओरिजिन क्या है। ओरिजिन क्रेडिट रेटिंग का कहाँ से आया? ओरिजिन में आते हैं डायरेक्ट 1909 में क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये कहाँ पे आया पहले? ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएसए में आया था।
कुछ यूएसए के बिग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम क्या है? मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P एंड फिच इन्वेस्टर्स सर्विसेज। ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम है जो यूएसए के हैं, ठीक है। इंडिया में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम क्या है? क्रिसिल, जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है। इकरा, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर केयर, एंड ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओनिक्रा। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। क्रेडिट रेटिंग क्या कॉम्बिनेशन है साइंस एंड आर्ट्स का? ऑब्वियस सा बात है। क्रेडिट रेटिंग इज अ टेक्निक ऑफ क्रेडिट रिस्क एवेल्युएशन फॉर द कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिफ्लेक्टिंग बोरोवर्स एक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी एंड इंक्लिनेशन टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इन अ टाइमली मैनर। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू बताया जाता है कि किसी भी कंपनी का अगर आप डिवेंचर खरीदते हो मान लो, तो वो कंपनी आपके पैसे को वापस कर पाएगी क्या? आपका कितना परसेंट प्रिंसिपल, कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट वापस कर पाएगी, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपके पैसे को टाइमली मैनर में पे कर पाएगा। ये जो इवेल्युएशन होता है, ये जो मेजरमेंट होता है, ये जो कैलकुलेशन होता है, इसी को कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग। कुछ ऑथर्स के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग क्या है? साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेशल स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज का ज़रूरत होता है, क्योंकि एक अपने आप में एक्सपेरिमेंट होता है जो कि बेस्ड ऑन साइंस होता है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी होता है, और क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग होता है ऑन साइंटिफिक बेसिस। बट कुछ ऑथर्स के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? ये सिर्फ साइंस नहीं होता है, ये अपने आप में आर्ट भी होता है। बट एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बोल के नहीं है। क्रेडिट रेटिंग इज नाइदर अ जनरल पर्पज एवेल्युएशन नॉर ओवरऑल assessment of credit risk of a firm. Credit rating depends upon the quality, integrity, diligence and analytical skill of the credit rating agencies. ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो क्वालिटी, इंटीग्रिटी और डिलीजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी क्रेडिट रेटिंग कर रही है। कुछ ऑथर्स का मानना है कि क्रेडिट रेटिंग अपने आप में एक आर्ट भी है। क्यों आर्ट है? उसके पीछे के क्या पॉइंट्स हैं उनके? बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज होता है क्रेडिट रेटिंग में, इंटेलिजेंस, टेक्निकल जजमेंट एंड एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होता है, एंड यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए फर्म के बिहेवियर के बारे में, इसलिए अपने आप में एक आर्ट माना जाता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्रेडिट रेटिंग के? किसी भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग क्यों किया जाता है? किसी भी कंपनी का ये इवेल्युएशन क्यों, कैलकुलेशन क्यों किया जाता है कि वो कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा, वो कंपनी प्रिंसिपल पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो कंपनी का डिवेंचर अगर मार्केट में आता है वो कंपनी अपने डिवेंचर्स के बदले में पैसा बाद में रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये जरूरी क्यों होता है? क्रेडिट रेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है क्रेडिट रेटिंग का? पहला, ग्रेडिंग। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रेटिंग इज ग्रेडिंग ऑफ बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट क्वालिटी। बॉन्ड्स का या जो डिवेंचर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, इनका ग्रेडिंग किया जाता है। इस ग्रेड का है इन्वेस्टमेंट क्वालिटी के हिसाब से। सिंबल्स, क्रेडिट रेटिंग एक्सप्रेसेस द क्रेडिट वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एबिलिटी ऑफ इशूअर टू रिपे डेट्स एंड डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस थ्रू प्री डिटरमाइंड सिंबल्स। कुछ सिंबल्स को यूज़ करके बताया जाता है कि क्या एबिलिटी है इशूअर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे कर पाने का। क्रेडिट वर्दनेस, और एक ऑब्जेक्टिव क्रेडिट रेटिंग का ये है कि असेसमेंट किया जाए, टू मेक करंट असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द ऑब्लिगेटर एंड पीरियडिकल अनाउंसमेंट ऑफ द डिटोरेशन और इंप्रूवमेंट इन द ग्रेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी जरूरी होता है कि करंट असेसमेंट किया जाए कि किसी भी कंपनी का क्रेडिट वर्दनेस कितना है। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, क्रेडिट रेटिंग इज डन बाय रेप्यूटेड एंड एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट रेटिंग कोई भी कंपनी नहीं उठा के करता है, रेप्यूटेड एंड एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस ही क्रेडिट रेटिंग करती हैं। Thus, the investors get specialized and expert opinions of the credit rating agency about the soundness of the financial instruments. और क्योंकि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट रेटिंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को बड़ा फ़ायदा होता है जब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इक्विटी रेटिंग,
क्रेडिट रेटिंग एम्स एट रेटिंग मेनली द डेट इंस्ट्रूमेंट्स बट एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू रेट इक्विटी शेयर्स आल्सो। आज तक अभी तक सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, डिवेंचर्स का, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेडिट रेटिंग किया जाता है, पर अब ऐसा सोचा जा रहा है कि इक्विटी का भी क्रेडिट रेटिंग किया जाए, इक्विटी का भी रेटिंग किया जाए। गाइडेंस, क्रेडिट रेटिंग गाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ठीक से ले सके। असेसमेंट ऑफ रिलेटिव कैपेसिटी, ये क्रेडिट रेटिंग जो होता है ये कैपेसिटी बताता है किसी भी कंपनी का कि वो अगर डिवेंचर्स इशू करता है या वो डेट मार्केट में इशू करता है तो क्या वो बाद में फुलफिल कर पाएगा, रीपे कर पाएगा। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्रेडिट रेटिंग का होता है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, लो कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जाए अपने इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, क्रेडिट रेटिंग किया जाता है इन्वेस्टर्स को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट कि उनको फुल डिस्क्लोजर, फुल इन्फॉर्मेशन रहे कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं क्रेडिट रेटिंग के द्वारा? फंक्शंस, द फंक्शंस जनरली परफॉर्म बाय द क्रेडिट रेटिंग आर, क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं क्रेडिट रेटिंग्स के द्वारा? पहला, इन्वेस्टर रिस्क, rating agencies express their opinion on the capability of returning principal value along with the interest on the securities through symbolic indicator। रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो अपने ओपिनियन को, अपना ओपिनियन वो रखती हैं कुछ सिंबॉलिक इंडिकेटर्स के द्वारा कि कौन सी कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, किस में हाई रिस्क है, किस में मॉडरेट रिस्क है, किस में लो रिस्क है। फाइनेंशियल पावर एंड वीकनेस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब किसी भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग करती है तो उसके प्रेजेंट और फ्यूचर कैपेसिटी को देखते हुए करती है कि उसका फाइनेंशियल पावर कैसा है, उस कंपनी का वीकनेस कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। थर्ड, क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या है किसी कंपनी के सिक्योरिटीज़ का, वो भी डिस्क्लोज किया जाता है क्रेडिट रेटिंग के थ्रू। इवेल्युएशन ऑफ वर्क, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती है बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को। दैट मीन्स कि बिजनेस रिस्क क्या एसोसिएटेड है किसी भी कंपनी के फंक्शनिंग के साथ में, फाइनेंशियल रिस्क क्या एसोसिएटेड है वो इन्फॉर्म करती है। कंपेरेटिव स्टडी, क्रेडिट रेटिंग आपको डिटरमाइन करके बताती है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को आपको लेना चाहिए। कंपेरेटिव स्टडी बताती है, कंपेयर करके बताता है आपको। इफ एनी कंपनी मेक्स रेटिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज विदाउट एनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर कोई भी कंपनी अपनी रेटिंग इशू कर देती है और अपनी कंपनी का रेटिंग खुद ही कर देती है, कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू रेटिंग नहीं करवाती है, तो उस एजेंसी का ये ऑब्लिगेशन होता है कि उसके इन्वेस्टर्स को बोले कि वो उसके ऊपर नज़र रखे, मॉनिटर करता रहे। कंसेप्शंस टू कंपनी, दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेक रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज स्टिल from standard of this rating management of the company, organizational behavior, financial inhabit, these things can also be misunderstood, can also be understood. As a result, investors can have a clear idea of company. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक क्लियर आइडिया दे देती हैं कि कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आता है यूजफुलनेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है क्रेडिट रेटिंग से? इंडिकेटर ऑफ रिस्क, रिस्क मिनिमाइज करने में बहुत मदद करता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सकें क्या कितना रिस्क इन्वॉल्व है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। असेसमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, क्रेडिट रेटिंग कहीं ना कहीं साइंटिफिकली एसेस करता है, कैलकुलेट करता है कि सॉल्वेंसी स्टेटस क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी स्टेटस क्या है उस कंपनी का, जिस कंपनी का आपने डिवेंचर्स लेना है या लिया हुआ है। वो कंपनी पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम पे, उसका सॉल्वेंसी स्टेटस कहीं ना कहीं एसेस करता है, कैलकुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग।
क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में, लेना है या नहीं लेना है, परचेज करना है या नहीं परचेज करना है किसी कंपनी का डिवेंचर्स। सिंबलाइजेशन, क्रेडिट रेटिंग कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स के थ्रू इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट कैसा है, जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेता है। ग्रेडिंग फैसिलिटी, क्रेडिट रेटिंग इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है सो दैट क्वालिटी ऑफ जजमेंट इन्वेस्टर्स का बेहतर हो। क्रेडिट रेटिंग करंट असेसमेंट करता है किसी भी कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस का। रिलेटिव कैपेसिटीज, क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को ये एसेस करने में, ये कैलकुलेट करने में कि किस कंपनी का डेट, किस कंपनी का डिवेंचर्स लेना बेहतर होगा थ्रू कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन। पीरियोडिकल अनाउंसमेंट, एक बार जब किसी इंस्ट्रूमेंट को रेट कर दिया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, तो धीरे धीरे करके उस कंपनी के साथ क्या इंडस्ट्री रिस्क, क्या फाइनेंशियल रिस्क क्या एसोसिएटेड है, लिक्विडिटी पोजीशंस क्या है, ये सारे डिटेल्स भी इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। उसे पता चल जाता है कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है करना है या नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ द इशूअर्स स्ट्रेंथ, रेटिंग एजेंसी जो इशू कर रहा है कंपनी डिवेंचर्स या डेट, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये बताता है। स्पेशलाइज सर्विसेज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कई बार स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, गाइड टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टर्स को गाइड करने का काम करता है। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कुछ कमी हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग ब्लाइंडली, इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो एडवाइस है उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपना नॉलेज नहीं लगाते हैं। डिफरेंस ऑफ रेटिंग, कई बार दो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेम कंपनी का जब क्रेडिट रेटिंग करती हैं तो उनका रेटिंग करने के बाद में जो सिंबल आता है वो अलग आता है। दैट मीन्स दोनों के हिसाब से दोनों के हिसाब से अलग अलग लेवल रहता है। इसके कारण कई बार इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है। साइलेंट इन पेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो सिर्फ इसी इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो सिर्फ इसी चीज़ को देखती हैं कि कोई भी कंपनी डेट इशू करता है, डिवेंचर्स इशू करता है तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करता है कि नहीं करता है। दैट मीन डिवेंचर और डेट के अगेंस्ट में क्या रिटर्न है, और वो ये एसेस नहीं करता कि एफडी के अगेंस्ट में क्या रिटर्न है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज के सिक्योरिटीज़ को लेकर रेटिंग्स को अनाउंस कर दिया, एवेलुएट कर दिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, और बेहतर सिंबल दिया, हाई रेटिंग सिंबल दिया, पर बाद में उन सिक्योरिटीज़ का मार्केट प्राइस गिर गया, रिड्यूस हो गया। इससे कई बार ऐसा महसूस होता है कि दे कैन नॉट प्रॉपरली एसेस द रिस्क एसोसिएटेड। फेल्स टू सॉल्व द डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कई बार सॉल्व नहीं कर पाती हैं डिफॉल्ट रिस्क को, मतलब रिस्क एसोसिएटेड तो है। ये अलग बात है कि क्रेडिट रेटिंग के थ्रू स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है किसी भी कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, पर पूरा फाइनेंशियल डेटा आपको नहीं मिल पाता। और कई बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में अनस्किल्ड और इनएक्सपीरियंस स्टाफ्स अगर होते हैं
तो वो किसी भी कंपनी का रॉन्ग असेसमेंट कर देते हैं उसके सिक्योरिटीज़ को लेके। तो ये भी कई बार देखा गया है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लेकर। ये रहा पूरा का पूरा आपका चैप्टर क्रेडिट, ये आपका पूरा चैप्टर रहा फाइनेंशियल सर्विसेज का, कंप्लीट होता है।